नमस्कार, वेलकम टू करियर रेजुनेस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फोर्थ का जो माइनर पेपर है जियोग्राफी, जिसका नाम है जनरल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कंप्लीट क्लास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वन शॉट में ही हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। और एज यूजुअल अपनी क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपने माइनर पेपर में जियोग्राफी को सिलेक्ट कर रखा है तो उन स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। और हाँ, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को अपने सेकंड सेमेस्टर की ज्योग्राफी की क्लास भी इम्पोर्टेंट रहेगी, तो वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमने ऑलमोस्ट जो पेपर है उनकी क्लास को अपलोड कर दिया है। तो यदि आपकी अभी कोई है बाकी क्वेरी तो आप हमें लिख भेजिए, हम उसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, जिस जो आपकी क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड है। तो दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। देखो, हम हमेशा ये कहते हैं कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहावना है ना? हम कभी ये नहीं कहते आज की जलवायु बहुत अच्छी है। गाना भी बनता है तो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, कभी नहीं बना कि आज जलवायु बड़ी बेईमान है बड़ी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मौसम क्या है? अल्पकालीन स्थिति है, शॉर्ट टर्म स्थिति है। किसकी? पर्यावरण की या वातावरण की, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन की शॉर्ट टर्म जो सिचुएशन होती है उसको हम मौसम के नाम से जानते हैं। और जो लॉन्ग टर्म पैटर्न होते हैं मौसम के उसको हम क्लाइमेट या जलवायु के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म है और शुष्क है, यानी हॉट एंड ड्राई है। लेकिन राजस्थान की मौसम की बात करें तो मौसम तो बदलते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं, गाना भी बनता है, यार बदलना जाना मौसम की तरह। इसका मतलब जो मौसम है बड़ी ही अल्पकालीन एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। जान लेते हैं। वेदर रेफर्स टू द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड ए पर्टिकुलर टाइम। अर्थात मौसम एक विशेष स्थान और समय पर वातावरण की दैनिक स्थितियों, जैसे वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ का हवा, वहाँ की आर्द्रता आर्द्रता आदि सिचुएशन को हम किस नाम से जानते हैं? मौसम के नाम से जानते हैं। वहीं क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यूजुअली 30 ईयर्स और मोर। वहीं जलवायु की जो स्थिति होगी यह किसी स्थान की दीर्घकालीन, लगभग 30 या 30 साल से ज़्यादा औसत मौसम की जो स्थिति होती है उसको हम जलवायु के नाम से जानते हैं। इन नटसेल हम कह सकते हैं वेदर इज ए शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की जो शॉर्ट टर्म स्टेट है, शॉर्ट टर्म जो सिचुएशन है उसको वेदर कहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ वेदर इज नोन एज द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट लंबी समयावधि के मौसम पैटर्न को कहते हैं और मौसम निम्न समयावधि या यूँ कहे थोड़ी सी समयावधि या शॉर्ट टर्म समयावधि को कहते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स, यानी जलवायु संकेतक। क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स आर मेजरेबल वेरिएबल्स और साइंस दैट रिफ्लेक्ट द स्टेट और चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। अर्थात ये जो संकेतक है, इनका अर्थ होता है कि ऐसे मापने योग्य तत्व या संकेत जो पृथ्वी की जलवायु या प्रणाली की स्थिति या उसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। यानी कि हम क्लाइमेट को जब हम जानने की कोशिश करते हैं या इसका एनालिसिस करते हैं या इसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम किन इंडिकेटर्स के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं? तो वो इंडिकेटर एक ऐसे इंडिकेटर जो मापनीय है, यानी मेजरेबल है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्लाइमेट को क्या करते हैं? डिफाइन कर पाते हैं। और इनको याद रखने के लिए आप याद रख लो लैंड फॉर्म्स, ये वर्ड, यानी एल फॉर लैटिट्यूड यानी वहाँ की अक्षांशीय स्थिति क्या है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कैसी है, नियरेस्ट फ्रॉम द सी समुद्र से निकटतम या निकटता कितनी है, डायरेक्शन ऑफ द विंड हवा की दिशा कैसी है, फॉरेस्ट जंगलों का या वनों का क्या सीन है वहाँ का, ओशियन करंट्स समुद्री धाराएं कैसी है, रेनफॉल माउंटेन और सोयल अर्थात वर्षा पर्वत और मिट्टी की क्या स्थिति है। ये सब वो है, ये तकरीबन 8 है, बिल्कुल ये 8 है, 8 9 इंडिकेटर है जिनसे हम किसको माप लेते हैं? क्लाइमेट को हम फाइंड आउट करते हैं या यूँ कहे क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम बता सके कि यहाँ की क्लाइमेट किस तरीके की होगी या किस तरीके की यहाँ की क्लाइमेट है। बात करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान वितरण के प्रकार। यानी सूरज से जो हमारी अर्थ है इस पर जो हमें इंसुलेशन मिलता है, यानी जो ताप मिलता है, यह ताप किस तरीके से स्प्रेड आउट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि ये ताप किस तरीके से धरती पे फैलता है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इट रेफर्स टू
द वे टेम्परेचर इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अर्थात तापमान वितरण का अर्थ होता है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान का फैलाव या वितरण, चाहे वो क्षैतिज हो यानी अक्षांशों के अनुसार हो या उसका ऊंचाई के अनुसार हो, दोनों ही रूप में किस तरीके से होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि ये पृथ्वी की सतह की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और समुद्रों की बात करें तो समुद्र क्या होते हैं, गहरे होते हैं, तो समुद्रों में ये कैसा होगा, वर्टिकल होगा। क्योंकि समुद्र इस तरीके से गहरे होते हैं तो ऊपर का सरफेस जल्दी गर्म होगा, बाद का थोड़ा धीरे होगा, और उसके बाद शायद सूरज की किरण पहुंचेगी नहीं, तो उसको हम वर्टिकल टेम्परेचर से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन दी ओशियंस। तो यहाँ पे जैसे सूरज है, सूरज से हमें इंसुलेशन मिलेगा, तो जो ऊपरी ऊपर की जो लेयर होती है समुद्रों की उसको हम बोलते हैं फोटिक जोन। ये सबसे पहले गर्म होती है और ये तकरीबन 200 मीटर तक होती है, और उसके बाद जो धीरे धीरे गर्म होती है उसको हम कहते हैं एफोटिक जोन। और इसके बाद जो सूरज है इसकी रोशनी जहाँ तक नहीं पहुँचती वो है एबेसल जोन। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रों का जो टेम्परेचर है हम वर्टिकल तौर पे क्या करते हैं, मेजर आउट करते हैं। फोटिक जोन जल्दी गर्म होता है, एफोटिक जोन धीरे गर्म होता है, और एबेसल जोन तक किरण नहीं पहुंचती है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे ये सूरज है, यहाँ पे अपना सन है, तो सन से जो डायरेक्ट इंसुलेशन मिलता है वो किसको मिलता है, इक्वेटर को मिलता है। इक्वेटर को मिलता है, और हमें हमारी पता है हमारी जो धरती है वो थोड़ी सी टिल्ट है, क्या है, तिरछी है अपने अक्ष से। तो जो इसके किनारे हैं वहाँ पर इंसुलेशन पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे सूरज का ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, इक्वेटर पे मिलता है, जबकि जो ट्रॉपिक्स है वहाँ पर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि इक्वेटर पे रोज़ दोपहर 2 बजे 12 बजे के बाद क्या हो जाती है, बारिश होती है, लेकिन ट्रॉपिक्स में हमारा जो टेम्परेचर है वह ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन तो मिलता है इक्वेटर को, और टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिक्स पर, और जैसे जैसे हम पोलर की तरफ जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इक्वेटर है ये हमारे ट्रॉपिक्स हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होगा, कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी एरिया में हमारा होगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा वो इसी जगह होगा, हम इसको देख लेते हैं। ये रहा हॉरिजॉन्टल। जैसे जैसे हम पोलर की तरफ जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है वह क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि जो अपनी धरती है वो अपने अक्ष से तिरछी है, तो जो सूरज की रेज है वह बड़ी ही तिरछी वहाँ पे गिरती है, और डायरेक्ट जो मिलता है वो मिलता है इक्वेटर को। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, यानी कि जो ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है, जो हवा अपने भार से इस अर्थ की सरफेस को जो दबाव बनाती है, अर्थ की सरफेस पे जो दबाव बनाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अर्थात इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव ए गिवन पॉइंट ऑफ द ऑन द अर्थ सरफेस। वायुमंडलीय दाब वह बल है जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल द्वारा डाले गए हवा के भार के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि हवा में जो भार होता है उस भार से जो पृथ्वी की अपनी धरती की सतह पर जो दबाव डाला जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इट इज मेजर्ड यूजिंग ए बैरोमीटर एंड कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीबार्स और हेक्टोपास्कल्स। इसे हम बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं, और सामान्यतः इसको मिलीबार में या हेक्टोपास्कल में क्या किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हमारा औसत वायुदाब कितना रहता है, कि औसत यानी एवरेज, स्टैंडर्ड तौर पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है उसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी मानक वायुमंडलीय दाब। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। मानक वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडल द्वारा डाला गया औसत दाब है, जो कि कितना होता है, 1013.25 मिलीबार या 1013.25 हेक्टोपास्कल, दैट इज 1013.25 मिलीबार और हेक्टोपास्कल के इक्वल होता है। हम अब इसको मापते किससे हैं, यानी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
फाइंड आउट करते हैं या मेजर आउट करते हैं, इट इज़ बैरोमीटर, मर्करी और एनोरॉइड जिसको कहते हैं। यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तब हम बैरोमीटर से बात करते हैं, और जब हम हाइट पर जाते हैं तब हम इसको किससे मापते हैं, एल्टीमीटर से इसको मापा जाता है, यूज्ड इन एरोप्लेन और मेजर एल्टीट्यूड बेस्ड ऑन प्रेशर। यानी कि जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं वो उनमें एल्टीमीटर लगा होता है, और जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो भी अपने साथ एल्टीमीटर लेके जाते हैं। दोनों ही प्रेशर को मेजर आउट करने में काम आते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। यानी हवा में जो नमी होती है उस नमी को हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। यानी वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ मॉइस्ट और ड्राई द एयर इज एंड प्लेज ए की रोल इन द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन। ये बताती है कि हवा कितनी नम है या कितनी सूखी है, और ये मौसम व जलवायु की स्थिति को किस तरीके से प्रभावित करती है। ह्यूमिडिटी का हम कहते हैं ना कि आज तो मौसम में बहुत उमस है, तो उस उमस की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहा करते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं दो तरीके के। आर्द्रता के प्रकार, एक होते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि एक होती है सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष। निरपेक्ष होती है, हम ये कहेंगे कि हवा में क्या है, नमी है। तो हमने कहा हवा में नमी है, ये क्या है, एब्सोल्यूट। और हमने कहा हवा में इतने तापमान पर, यानी पर्टिकुलर तापमान पर इतनी नमी है। तो जब हम नमी के साथ उसका क्या बता दें, टेम्परेचर बता दें, तो ये क्या कही जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कही जाती है। It is the total amount of water vapor present in a given volume of air, usually expressed in the gram per cubic meter. वायुमंडल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की कुल मात्रा होती है, जिसे हम सामान्यतः प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। यानी कि हवा में जो नमी है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। और रिलेटिव क्या होगी, रिलेटिव इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द एयर compared to the maximum amount of moisture the air can hold at a given temperature। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर, अभी हमने कहा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हवा में मौजूद नमी की अधिकतम मात्रा की तुलना में हवा में मौजूद नमी का क्या होता है, एक परसेंटेज होता है। अर्थात जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी होल्ड की जा सकती है हवा से नमी और जितनी वास्तव में है, तो ये वास्तव में इसका कितना परसेंटेज है, इसको हम इस परसेंटेज को किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, यानी बादल का निर्माण। बादल कैसे बनते हैं? देखो कितना सिंपल है। जब ओशियन लेवल क्या होता है, गर्म होता है, सरफेस गर्म होता है, तो हवा इधर की तरफ ब्लो होगी, हवा इधर ब्लो होगी तो ये इवेपोरेशन होगा, क्योंकि ये गर्म होगा तो जल वाष्प होगा, नमी ऊपर उठेगी, नमी कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होकर क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और फिर ये आगे बारिश का काम करेंगे। तो बादल कैसे बनते हैं, हवा का इवेपोरेट होके ऊपर उठना, कंडेंसेशन होना, और क्या बन जाना, बादल बन जाना। तो क्लाउड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर कूल्स, कंडेंसेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल एंड गेदर टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। यानी बादल बनना वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प ठंडी होकर छोटे छोटे जल कणों या बर्फ के कणों में संघनित होती है और एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है। यानी कि छोटी छोटी जो क्रिस्टल्स है वो कंडेंसेशन होगा और फिर वह क्या होगी, जुड़कर बादल बनेगा। दिस यूजुअली अकर्स व्हेन वार्म एयर राइजेज एंड कूल इन द एटमॉस्फेयर। जनरली ये कब होता है, जब गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और कंडेंसेशन करके क्या बन जाती है, बादल बन जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है। बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। यानी कई बार हम इस तरीके के बादल देखते हैं, इस तरीके के भी बादल देखते हैं, इस तरीके के बादल भी खूब दिखते हैं और ये बादल भी खूब दिखते हैं। तो अलग अलग तरीके के बादल को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कितने तरह के बादलों के प्रकार होते हैं, हम दो तरीके से इसको मेजर आउट करते हैं, बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के आधार पर, और बेस्ड ऑन वर्टिकल डेवलपमेंट अर्थात ऊर्ध्वाधर विकास के आधार पर, यानी कि उनकी मोटाई के आधार पर कि कितने बड़े और कितने मोटे हैं। ऊंचाई के आधार पे तीन तरीके के होते हैं, हाई, मिडिल एंड लो। यानी सबसे ऊंचे जिनको हम सीरस क्लाउड कहते हैं, मिडिल में एल्टो कहते हैं और लो में स्ट्रेटस
स्ट्रेटस बादल जिनको हम कहते हैं। वहीं अगर हम वर्टिकल डेवलपमेंट की बात करें तो एक तो होते हैं क्यूमुलोनिमस और एक होते हैं निम्बोस स्ट्रेटस। अभी जान लेते हैं सभी को। ये देखो अपने पास बादल होते हैं जो सबसे ऊंचे हाइट पे होते हैं, जैसे सीरोस्ट्रेटस, सीरस और सीरोक्यूमुलमस क्यूमुलस, यानी जो आभा मंडल जैसे होते हैं, पंछी के पंख जैसे छितरे हुए होते हैं, ये सबसे हाइट में होते हैं। मिडिल में होते हैं एल्टोस्ट्रेटस, एल्ट्रो क्यूमुलस, यानी गोभी के जैसे बादल इनको कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गोभी जैसे बादल कौन से होते हैं, तो आप उनमें कहोगे कि जो मिडिल लेवल के बादल होते हैं दैट मीन्स एल्टो क्यूमुलस, ये गोभी के जैसे होते हैं। पंछी के पंख जैसे सीरस होते हैं। और लो लेवल के यानी जो सबसे भारी होते हैं, जो सबसे हेवी होते हैं, जिनमें नमी सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे नीचे नीचे होंगे। इसमें स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस और क्यूमुलस, रुई जैसे हमें छितरे हुए दिखते हैं, ये सबसे लो लेवल के हाइट में सबसे नीचे होते हैं। वहीं बात करें इनकी मोटाई के आधार पे, यानी कि वर्टिकल डेवलपमेंट पे, जो बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा जिनमें हैवी रेन होती है और वह बहुत मोटाई में बड़े होते हैं, इनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस, यानी बहुत हैवी रेन क्लाउड होते हैं। और इनका कंपैरिजन में जो निम्बोस्ट्रेटस है वो थोड़े कम मोटाई के होते हैं, इनमें भी बारिश ज़्यादा होती है। ये भी वर्टिकल बादल कहे जाते हैं, वर्टिकल क्लाउड कहे जाते हैं। नेट सेल में आप जान सकते हो कि जो हाई लेवल है वो कहाँ तक होते हैं, मिड लेवल वाले कहाँ तक होते हैं, लो लेवल, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसमें पढ़ सकते हो कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। यानी जो वर्टिकल बादल है इनमें भी हेवी रेन होती है। लो लेवल वाले हैं यहाँ पे स्टडी प्रिसिपिटेशन होता है, यानी लगातार बारिश होती है। मिडिल लेवल में बूंदाबांदी होती है और हाई लेवल में बारिश का नहीं होता है। अब बात करते हैं बारिश के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बारिश या टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, वर्षा के प्रकार। तो वर्षा देखो, एक होती है कन्वेक्शनल रेन, सैवनीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन यानी पर्वतीय वर्षा, और साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल यानी चक्रवाती या फ्रंटल बारिश। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, और मैं आपको हर वीडियो में एक लिंक दे रहा हूँ। अपनी वेबसाइट का लिंक है जिसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल जो टैब है, उस टैब में आपको हर तरीके की पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट ले सकते हो, इस पीडीएफ को आप शेयर कर सकते हो। आपको हर तरीके की पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन क्या होती है? देखो, जब हवा वर्टिकल चले, वर्टिकल कहाँ चलती है? देखो ये हमारा 0 डिग्री है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे जो हवा चलती है वो कैसी चलती है दोस्तों? वर्टिकल चलती है, यानी ऊपर की ओर ही चलती है। तो जब हवा वर्टिकल चलती है तो वर्टिकल हवा ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे और फिर क्या होंगी? बारिश होगी। तो जब हवा वर्टिकल चलती है तो उससे जो बारिश होती है या उससे जो बादल बनते हैं, उसके बाद जो रेनफॉल होता है उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, यानी सहवनीय सहवनीय वर्षा जिसको कहा जाता है। वर्षा का वह प्रकार ये तब होती है जब सूर्य की गर्मी से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती है, और ऊपर उठकर हवा ठंडी होकर कंडेंसेशन होती है, संघनित होती है, बादल बनाती है, और अक्सर दोपहर में तेज बारिश होती है। इट्स ए टाइप ऑफ रेनफॉल दैट अकर्स व्हेन द अर्थ्स सरफेस इज हीटेड बाय द सन कॉजिंग वार्म एंड राइज, यानी अर्थ का सरफेस गर्म होगा और हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन होकर बादल बनेंगे। एज दिस एयर राइजेज इट कूल्स कंडेंसेशन एंड फॉर्म क्लाउड्स लीडिंग टू हेवी रेनफॉल यूजुअली इन दी आफ्टरनून। और दोपहर में क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चरम पे आ जाएगा, तब वहाँ पे क्या होगी? बारिश होगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि हवा कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं चलती, यहाँ सिर्फ हवा चलेगी वर्टिकल ही चलेगी। ऐसी बारिश इक्वेटर पे देखने को मिलती है, यानी भूमध्य रेखा पर रोज दोपहर 12 बजे बारिश होने लगती है। भारत में अक्सर अंडमान निकोबार में ऐसा देखा जाता है, यानी कहीं बरसात होती है तो कई बार अंडमान निकोबार में इस तरीके की कन्वेक्शनल रेन देखी जा सकती है। अब बात करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी पर्वतीय वर्षा। यानी आप नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी बारिश जो पर्वतों की वजह से होती है या पर्वतों के द्वारा बीच में बादलों के आ जाने से एक तरफ एक तरफ बारिश होती है और एक तरफ बारिश नहीं होती। इस तरीके की बारिश को हम ओरोग्राफिक बारिश या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ रेनफॉल दैट अकर्स व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर ए माउंटेन और हिल। वर्षा का वह प्रकार ये तब होती है जब नम हवा किसी पर्वत या पहाड़ी से टकराती है, ऊपर उठती है।
It cools as the air rises, it cools and condensation to form clouds and precipitation on the windward side of the slope. ऊपर जाकर हवा ठंडी होती है, संघनित होती है यानी कंडेंसेशन होता है, जिससे पर्वत की पवन संचालित ढलान पर क्या होती है, बारिश होती है। यानी जिस तरफ से हवा चल रही है उस तरफ बारिश होती है, और जिस तरफ बारिश नहीं होती उसको रेन शेडो कहते हैं, और हिंदी में इसको वृष्टि छाया कहते हैं। वृष्टि छाया कहते हैं। इसमें पर्वत के एक तरफ बारिश होती है और एक तरफ सिर्फ हवा आती है, बारिश नहीं होती है। क्योंकि हवा देखो, गर्म हवा ऊपर उठेगी यानी इवेपरेशन होगा, और ऊपर जाएंगे कंडेंसेशन होके बादल बनेंगे। अब बादल में नमी है, मॉइस्चर है। अब आगे जाना है, इनको आगे जा नहीं सकते। बीच में कौन है, पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया। पर्वत से टकराएगी, बादल और ऊपर उठेंगे। अब बादल ऊपर उठ नहीं पाएंगे, बादल क्या है, हेवी है, तो बादल यहीं बरसेंगे। फिर लाइट होंगे, बादल और ऊपर उठेंगे और ऊपर उठेंगे, और उड़ते उड़ते बादलों में इधर ही सारी बरसात हो जाएगी। आगे सिर्फ हवा ही बचेगी, जो एकदम ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो एक तरफ हवा रहेगी, यूं कहे एक तरफ बारिश नहीं होगी और एक तरफ बारिश होगी। ऐसी बारिश अवरोध होगा तभी हो पाएगी, यानी एक तरफ कोई पहाड़ जैसा अवरोध होगा। और ऐसी बारिश अपने वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय आदि कई जगहों पे देखने को मिलती है, यानी जहाँ पहाड़ होंगे वहां पर इस तरीके की बारिश होगी। अब बात करते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल, यानी चक्रवातीय या फ्रंटल बारिश। यानी जब जब गरज और चमक दमक के साथ बारिश होती है, यानी जिसमें बिजली वगैरह कड़कती है, चमकती है, उस तरीके की बारिश कौन सी होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल इज द टाइप ऑफ रेनफॉल दैट अकर्स व्हेन ए वार्म एयर मासेस मीट्स ए कोल्ड एयर मास। यानी कि यह वर्षा वह होती है, तब होती है जब गर्म और ठंडी वायुमंडलीय धाराएं आपस में मिलती हैं। यानी कि एक तरफ तो गर्म हवा है और एक तरफ ठंडी हवा है। जब दोनों हवा एक दूसरे से टकराती है तो इस तरीके का एक साइक्लोन जैसा क्रिएट होता है, और इस तरीके की बारिश इसमें होती है। क्योंकि जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। गर्म हवा ऊपर जाएगी तो हवा क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी होकर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्या होगी, बारिश होगी। The warm air being lighter rises over the cold air, cools and condensation to form clouds and precipitation। इसमें क्या होगा, गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी और ठंडी होकर कंडेंसेशन होकर संघनित होगी और बादल बनेंगे, और क्या होगी, बारिश होगी। और इस तरीके की बारिश चमक और गरज के साथ बारिश होती है, जिसमें बिजलियां चमकती है, कड़कती है। इस तरीके की बारिश को हम फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड जो है वो है आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स। यानी आपके जो सिलेबस है उसमें इक्वेटोरियल, सवाना, ट्रॉपिकल, मानसून और डेजर्ट क्लाइमेट है यूनिट सेकंड में। और यूनिट थर्ड में बात करें तो मेडिटेरियन और स्टेपी, ब्रिटिश चाइना, टेगो एंड टुंड्रा, ये सारी क्लाइमेट है। तो सेकंड और थर्ड यूनिट क्लाइमेटिक मेजर क्लाइमेट कौन कौन सी है उनके बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। अब देखो, इससे पहले हम ये जान लें कि क्लाइमेट जोन किस तरीके से डिवाइड है। यानी पूरी धरती पे हम अर्थ पे बात करें तो क्लाइमेट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो इक्वेटर है और इसके बीच में जो हमारे ट्रॉपिक्स है, इनको हम ट्रॉपिकल या टोरिड जोन कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय या उष्ण क्षेत्र कहते हैं। और 23.5 से 66 के बीच का जो एरिया है अपना, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी समशीतोष्ण कहते हैं। और जो पोलर एरिया है अपना, इसको हम कहते हैं पोलर जोन, यानी ध्रुवीय या शीत क्षेत्र कहते हैं। तो पूरी जो हमारी अर्थ है वो 3 कैटेगरी में इसकी क्लाइमेट को हमने डिवाइड कर रखा है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर। तो हम बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में ये सारे ही है, 2 अलग, यानी सेकंड और जो थर्ड यूनिट है उनमें आप इन तीनों ही जो क्लाइमेट है इन सबको हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं पहले ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फीचर्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी हुई, यानी जो हमारी ऊपर से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच का जो एरिया है उसकी हम बात करने वाले हैं। इसकी क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई टेम्परेचर, यानी एवरेज जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ऊपर ही होता है। साल भर का जो तापमान है वह 18 डिग्री के ऊपर ही होता है, ये औसत की बात हो रही है। हैवी रेनफॉल, यानी एनुअल जो रेनफॉल है वो एक्सीड्स होता है लगभग 1500 मिलीमीटर से, यानी वार्षिक वर्षा है जो औसत रूप में है वो 1500 से अधिक मिलीमीटर की हो जाती है। इधर हाई ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई ड्यू टू हीट एंड रेन।
क्योंकि यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है और बारिश होती रहती है, तो इसकी वजह से यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, नमी है, वह भी ज़्यादा रहती है। अब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ के जो फॉरेस्ट है बड़े डेंस होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स आर कवर्ड विद द थिक रेन फॉरेस्ट, यानी घने जंगल होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा वन भी खूब होते हैं, क्योंकि बारिश आती है तो वर्षा वनों से ढका रहता है। स्टेबल टेम्परेचर, यानी वेरी लिटिल टेम्परेचर डिफरेंस थ्रू आउट द ईयर, समान तापमान रहता है, लगभग साल भर में तापमान में थोड़ा ही अंतर होता है। डिस्टिंक्ट क्लाइमेट टाइप्स, यानी यहाँ पे मानसून, रेन फॉरेस्ट एंड सवाना क्लाइमेट्स, ये सारी क्लाइमेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि सही ढंग से इसका वो रहता है, जलवायु एकदम सही तरीके से हम क्लियरली बता सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स की, यानी थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आर कॉमन इन आफ्टरनून्स। अक्सर यहाँ तूफान आते हैं दोपहर में, चमक और गरज के साथ चक्रवात आना यहाँ पर आम बात है, क्योंकि ये बात जो हम ये बातें हो रही है दोपहर में बारिश वाली, ये इक्वेटर की हो रही है, क्योंकि इक्वेटर अपने ट्रॉपिक्स के बीच का पॉइंट हुआ। तो हम इन ट्रॉपिक्स की बात करते हैं। अब एक एक ट्रॉपिक्स के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटोरियल क्लाइमेट की, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु। देखो ये हमारा सन है, सन की जो रेज आती है डायरेक्ट, वो किसके पर आती है, 0 डिग्री पे, यानी इक्वेटर पे आती है। तो ऊपर नॉर्थ में 5 डिग्री और साउथ में 5 डिग्री, दोनों हेमिस्फीयर में 5 डिग्री से लेकर, यानी 0 से ऊपर 5 डिग्री और 0 से नीचे 5 डिग्री के बीच में हमें इक्विटोरियल क्लाइमेट मिल जाती है देखने को। ये कहाँ पाई जाती है, ये 0 डिग्री के लेल्टीट्यूड के आसपास पाई जाती है। अमेजोन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया में इक्विटोरियल क्लाइमेट होती है, यानी ये रहा हमारा अमेजोन, ये रहा हमारा एशिया अफ्रीका में कांगो, और ये रहा इंडोनेशिया। यहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है, ये डोमिनेटिंग एरिया है किसके लिए, इक्विटोरियल क्लाइमेट के लिए। क्या है इक्विटोरियल क्लाइमेट के फीचर देख लेते हैं। ये हमारी 0 डिग्री लेल्टीट्यूड के आसपास होती है। अभी हमने कहा अमेजोन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया में ये मोस्टली पाई जाती है। हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर गर्म रहती है और पूरे साल भर नमी युक्त होती है। हैवी रेनफॉल, यहाँ पे 2000 मिलीमीटर प्लस से ही इसमें यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यानी अधिक नमी वाले नमी होती है। 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, और जंगल यहाँ के सघन और सदाबहार होते हैं, क्योंकि रोज़ दोपहर 12 बजे बाद यहाँ बारिश होती है, इक्वेटर पे बारिश होती है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से जंगल सदाबहार होते हैं और सघन होते हैं। नॉट डिस्टिंक्ट सीजन, कोई स्पष्ट ऋतु नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे साल भर ही क्या होती रहती है, बारिशें चलती रहती है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें बहुत कम अंतर होता है, यानी कि तापमान में जो टेम्परेचर में जो रेंज है वह उसमें अंतर कम पाया जाता है। ये कुछ इसके फीचर्स है। और इसके जो फॉरेस्ट है वह डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ऐसे बहुत ऊंचाई वाले जो जंगल होते हैं, जैसे अमेजन के जंगल, ये सारे कौन से हैं, इक्विटोरियल क्लाइमेट के पार्ट है, या इक्विटोरियल क्लाइमेट के उदाहरण है। अब बात करते हैं सवाना क्लाइमेट, यानी सवाना जलवायु की। अब हमने कहा 5 डिग्री, यानी 0 से ऊपर 5 डिग्री, 5 डिग्री के बीच इक्विटोरियल है। अब बात करें 5 डिग्री से 20 डिग्री साउथ में, नॉर्थ में, और 5 डिग्री से 20 डिग्री साउथ में, इनके बीच हमारी कौन सी क्लाइमेट देखने को मिल जाती है, सवाना क्लाइमेट देखने को मिल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी अर्थ पर जो लेटीट्यूड 5 डिग्री से 20 डिग्री का है उस पर सब पे इक्वल क्लाइमेट होगी, नहीं, क्योंकि क्लाइमेट सिर्फ और सिर्फ लेटीट्यूड से ही डिसाइड नहीं होती। कहीं ऊंचाई है, कहीं सरफेस है, कहीं गहराई है, तो बहुत सारे फैक्टर हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इस तरीके की क्लाइमेट देखने को मिलती है, हम उनको ही डोमिनेट करके वह क्लाइमेट बताते हैं। जैसे सेंट्रल अफ्रीका, जैसे ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील में और सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ पर कौन सी क्लाइमेट देखने को मिलती है, यहाँ पर जो क्लाइमेट होती है उसको सवाना क्लाइमेट कहते हैं। ये दोनों एरिया सवाना क्लाइमेट के डोमिनेटिंग एरिया है। अब इसके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी जगह देखने को मिलेगी तो हम कहेंगे कि ये भी सवाना जैसी क्लाइमेट यहाँ पर है। कुछ फीचर्स है वो देख लेते हैं। अभी हमने कहा सेंट्रल अफ्रीका और ब्राज़ील में देखने को मिलती है, 5 डिग्री से 20 डिग्री लेटीट्यूड पर ये मिलती है, दोनों ही गोलार्धों में, यानी दोनों ही हेमिस्फीयर में ये देखी जाती है। हॉट क्लाइमेट विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, गर्म जलवायु है जिसमें गीली और सूखी दोनों ऋतु स्पष्टतया बताई जा सकती है कि यहाँ बारिश वाली ऋतु है, यहाँ सूखी ऋतु है, यानी जिसमें बारिश नहीं होती। रेनफॉल ड्यूरिंग समर, जैसे मानसून टाइप है, और ड्राई विंटर, इस एरिया में
या इस जलवायु में गर्मियों में यानी कि मानसून जैसी बारिश होती है और सर्दियाँ यहाँ पे सूखी जाती है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स है विथ स्केटर्ड ट्रीज, यानी कि यहाँ पर वनस्पति के नाम पर घास के मैदान ज़्यादा है, इक्का दुक्का ही कोई पेड़ देखने को पाया जाता है। घास के मैदान है और घास बहुत ही ऊंची ऊंची बहुत हाइट वाली यहाँ पर पाई जाती है। ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, उसे इसे उष्णकटिबंधीय गीली और सूखी जलवायु भी कहते हैं। इसकी जो वेजिटेशन है वो इस तरीके की है, घास के मैदान होते हैं, यानी कि दूर दूर तक जो पेड़ है इसमें कम देखने को मिलते हैं, इस तरीके के पेड़ इसमें देखने को मिलते हैं और इसमें ज़्यादातर घास के मैदान होते हैं। ये कौन सी क्लाइमेट है? ये सवाना क्लाइमेट है। अब बात करते हैं मॉनसून क्लाइमेट की। अभी देखो मानसून ही चल रहा है, तो मानसून क्लाइमेट को जानने से पहले हम ये जानें कि मानसून क्या होता है। मानसून क्या होता है कि जो सीजनल जो हमारा विंड सिस्टम है, यानी कि जो हवा के आने जाने की जो सीजन की जो प्रक्रिया है, उसको हम किस नाम से जान सकते हैं? मानसून के नाम से जानते हैं। यानी कि एक सीजन में हमारे समुद्रों से सरफेस की ओर यानी कि धरातल की ओर हवाएं चलती है और एक समय में धरातल से समुद्रों की ओर हवाएं चलती है। इस सिस्टम को हम मानसून के नाम से जानते हैं। मानसून refers to a seasonal wind system that causes heavy rainfall in many parts of the world, especially in South and Southeast Asia. मानसून एक ऋतु आधारित पवन प्रणाली है जो विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारी वर्षा का कारण बनती है। यानी जहाँ जहाँ पर आपको ये ब्लैक डॉटेड दिख रहे हैं वो मानसून क्लाइमेट है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो कौन सा एरिया है? साउथ एशिया है और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन इसका डोमिनेटेड है। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? मानसून के नाम से जानते हैं, या मानसून की जो क्लाइमेट है वो एशिया में पाई जाती है। इट इज कॉज्ड बाई द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी विच लीड्स टू ए शिफ्ट इन द विंड डायरेक्शन बिटवीन समर एंड विंटर। यह स्थल और समुद्र के बीच तापमान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, जिससे गर्मियों और सर्दियों में पवनों की दिशा बदल जाती है। गर्मियों में अलग तरीके से, यानी गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर पवन चलती है, हवा चलती है, और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और इससे हवा का जो सिस्टम बदलता है उससे मानसून क्रिएट होता है। कहाँ पाई जाती है? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। हॉट समर्स विद हैवी रेनफॉल, ड्राई विंटर्स, इसकी फीचर्स में गर्मियाँ बहुत गर्म होती है, भारी बारिश वाली होती है, और सर्दियाँ यहाँ पे क्या होती है? सूखी होती है। यानी जो हमारा सीजन है, जो हमारा मौसम है, हम उसको किस नाम से जान लेते हैं? मानसून के क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। हमारी गर्मियाँ बहुत गर्म है और हमारे यहाँ बारिश भी गर्मियों में आती है और हमारी सर्दियाँ सूखी होती है। कॉज्ड बाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी मानसून विंड्स मौसमी पवनों के उलटने से बनती है। यानी कि एक मौसम में हमारी समुद्रों से स्थल की ओर हवा, एक मौसम में स्थल से समुद्र की ओर हवा, तो ये हवा का जो पलटने का क्रम है इसको ही हम कौन सी पवन कहते हैं? मानसून विंड्स इनको कहते हैं, मानसूनी हवाएं इनको कहते हैं। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन समर, मॉडरेट इन विंटर। गर्मियों में उच्च तापमान होता है, नमी ज़्यादा होती है, और सर्दियाँ जबकि मध्यम ठंड वाली होती है, मॉडरेट विंटर यहाँ पे देखने को मिलती है। इन समर मॉइस्ट विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड ब्रिंगिंग हैवी रेन। गर्मियों में जो हवा है वो समुद्र से स्थल की ओर बहती है और उनमें नमीयुक्त हवा होती है। नमीयुक्त यानी वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है, जिससे भारी बारिश होती है। जैसे मान लो अभी हम ये कहे कि हमारे जैसे यहाँ मानसून उठता है तो हम ये कहते हैं ना कि मानसून आ गया, क्या मानसून केरल आ गया, मानसून बॉम्बे आ गया, मानसून गुजरात और राजस्थान आ गया। तो ये अपने साथ क्या लाता है? नमी लाता है। नमी के साथ हमारे यहाँ क्या होती है? भारी बारिश होती है। जब गर्मियाँ होती है तब अपने यहाँ भारी बारिश होती है, और उस गर्मियों में समुद्र से लैंड की तरफ हवा ब्लो करती है, और सर्दियों में ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी रिजल्टिंग इन ड्राई वेदर। सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर सूखी हवाएं चलती है, जिससे हमारा मौसम क्या रहता है? सूखा रहता है। इसकी जो वेजिटेशन है वो डेसिडियस फॉरेस्ट होती है, यानी पर्णपाती, यानी पत्तेझड़ वन यहाँ पे पाए जाते हैं। एक मौसम में जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती है। यानी हमारे आसपास जो आप देखते हो वनस्पति, इवन राजस्थान की बात नहीं कर रहा, राजस्थान में भी पाई जाती है। राजस्थान की मोस्टली जो क्लाइमेट है वो डेजर्ट क्लाइमेट है। इसके अलावा जो हमारे पास वनस्पति है वो सारी मानसून वनस्पति पाई जाती है। अब बात करते हैं डेजर्ट क्लाइमेट, यानी मरुस्थलीय जलवायु। फाउंड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स लाइक सहारा, थार, अरेबियन, अटाकामा। यानी सहारा, थार, अरबी, अटाकामा, इन जैसे जो ऐसे जो एरिया है वहाँ पर
उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में इस तरीके की क्लाइमेट देखने को मिलती है। एक्सट्रीमली हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, यहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यानी कि जो इनका जो टेम्परेचर है, दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यानी हम कहते हैं ना कि जैसलमेर में दिन जितना गर्म होता है, रात उतनी ही ठंडी होती है। यानी रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वेरी लो रेनफॉल, यानी यहाँ पे जो बारिश है बहुत कम होती है। 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पे होती है। ड्राई विंड्स, स्पार्स वेजिटेशन, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, यानी कि यहाँ की हवाएं सूखी होती है। वनस्पति स्केटर्ड होती है, यानी दूर दूर पेड़ पौधे उगते हैं, जिसमें कैक्टस हुआ, झाड़ियाँ हुई, कांटेदार वनस्पति हुई, ये सब इसमें पाई जाती है। यहाँ की जो सॉइल है वो सैंडी होती है और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, यानी रेतीली मृदा होती है और जिनमें जो पोषक तत्व है वह बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है इस तरीके की होती है जहाँ पे थोर, कैक्टस, झाड़ी, बबूल, कांटे वाले जो वनस्पति है वो पाई जाती है। इस तरीके की वनस्पति अपने राजस्थान में आप खूब देखते हो। तो अपने राजस्थान की जो जलवायु है, एक हिस्से की जलवायु कैसी है, डेजर्ट क्लाइमेट है। चलिए अब शुरुआत करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में जो है वो है आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट, स्टेप क्लाइमेट, ब्रिटिश चाइना एंड टेगा एंड टुंड्रा। तो बात कर लेते हैं सारे क्लाइमेट्स की। बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेट क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो, अभी हमने कहा जो अर्थ है उसको हमने उसकी जो क्लाइमेट है उसको 3 में डिवाइड करते हैं। ये हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। 23.5 से 66.5 तक बात करेंगे तो इसको हम टेम्परेट कहते हैं और इसके ऊपर पोलर कहते हैं। ठीक इसी हिसाब से साउथ हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही है। तो हम बात कर रहे हैं 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच वाले एरिया की या लेटीट्यूड्स के बीच वाले की बात कर रहे हैं, जिसको टेम्परेट के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट होता है, यानी मध्यम तापमान होता है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पे होती है। गर्मियाँ सामान्यतः गर्म होती है और सर्दियाँ सामान्यतः ठंडी होती है, यानी नीदर एक्सट्रीमली हॉट नॉट नॉर एक्सट्रीमली कोल्ड। समर्स आर वार्म एंड विंटर्स आर कूल। 4 डिस्टिंक्ट सीजन होती है यहाँ पे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर आर क्लियरली ऑब्जर्व्ड। यानी यहाँ पे बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु क्लियरली क्या हो जाती है, आपको स्पष्टतया अनुभव की जा सकती है। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में से अपने इस हिस्से में से कैंसर जाती है, कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, इसके ऊपर है, वो टेम्परेट में आता है। तो आप इस एरिया में आराम से क्लियरली इन सीजन को अनुभव कर पाते हो। मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, यानी मध्यम से अधिक वर्षा होती है। रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर और कॉन्सेंट्रेट इन स्पेसिफिक सीजन डिपेंडिंग ऑन द रीजन। यानी बारिश है पूरे साल भर, पूरे साल भर फैली होती है और अलग अलग ऋतुओं में आप इनको स्पेसिफाइड तरीके से देख भी सकते हो, जिनकी हम कैलकुलेशन भी, यानी कि आप कहो कि जो एस्टिमेशन है वो भी इजीली लगा पाते हो। इसके अलावा वेरिएबल वेदर, यानी अस्थिर मौसम होता है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वेदर ड्यू टू शिफ्टिंग एयर मासेस एंड विंड्स, मौसम में अक्सर बदलाव होता रहता है, कभी बारिश तो कभी धूप जैसी सिचुएशन रहती है। डिसिडुअस फॉरेस्ट कॉमन, यानी पतझड़ी वन ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन ऑटम आर टिपिकल ऑफ टेम्परेट जोन्स, यानी कि शरद ऋतुओं में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस तरीके के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि जिनको हम पतझड़ वन कहते हैं। लोकेशन पाए कहाँ पे जाते हैं, यह जलवायु उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ भागों में और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की जलवायु क्या होती है, पाई जाती है, या यूं कहे इस तरीके की क्लाइमेट इन एरियाज में देखी जाती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। देखो, ये है भूमध्य सागर और भूमध्य सागर इसका डोमिनेटिंग है, तो इसलिए इस जलवायु का नाम भी क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु है। इसके अलावा ये अराउंड द मेडिटेरियन, यानी कि भूमध्य सागर के आसपास, कोस्टल कैलिफोर्निया यानी कि कैलिफोर्निया में, चिली में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में ये जलवायु या ये क्लाइमेट देखने को मिलती है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल है। ये क्या है, ट्रॉपिकल। और देखो, ये जो टेम्परेट है इस एरिया में ही टेम्परेट आपको देखने को मिलती है। ये रहा, इस एरिया में ही आपको टेम्परेट मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आप इसी एरिया में देख पा रहे हो। यहाँ भी ज़्यादातर खट्टे फलों की खेती की जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। हॉट ड्राई समर्स, यानी लॉन्ग सनी एंड ड्राई ड्यू टू हाई प्रेशर। यहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो गर्म रहती है और सूखी होती है।
और गर्मियों में लंबे समय तक धूप और सूखा रहता है, जबकि यहाँ पे जो बारिश होती है वो सर्दियों में होती है। माइल्ड वेट विंटर यानी कि हल्की ठंडी और गीली सर्दियाँ होती हैं। कूल विथ मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल यानी सर्दी में ठंडक होती है और साथ ही में यहाँ पे जो बारिशें होती हैं वो भी कब होती है, सर्दियों में होती है। जैसे अपने यहाँ गर्मी में बारिश होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट में यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। सीजनल रेनफॉल रेनी मोस्ट इन द विंटर लिटिल टू नन इन समर यानी मौसमी पैटर्न कैसा होता है, जनरली सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में बारिश नहीं होती है। मॉडरेट टेम्परेचर रेंज मध्यम तापमान अंतर होता है। नियर बाई सीज प्रिवेंट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स यानी क्योंकि समुद्र पास होता है तो तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं होता। समुद्र के नज़दीक होने से तापमान में जो डिफरेंस है वह कम ही होता है। ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन यानी ऐसी वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है जो सूखे को अनुकूल होती है यानी कि उस सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ रहती है। इसमें ओलिव, फिग, लेवेंडर यानी कि अंजीर, लेवेंडर, जैतून इस तरीके की यहाँ पर वनस्पति आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी का मतलब होता है एक तरीके से घास के मैदान ही, यानी कि इस तरीके की क्लाइमेट ना तो इतनी ज़्यादा सूखी होती है कि रेगिस्तान बन जाए, ना ही इतनी ज़्यादा गीली कि जहाँ पर जंगल पनप सके। तो इन दोनों के बीच में यानी ड्राई और वेट के बीच की जो सिचुएशन होती है वो स्टेपी क्लाइमेट होती है। तो ना तो जंगल पनप पाते हैं, ना ही रेगिस्तान होती है, तो यहाँ पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये एशिया के इस हिस्से में पाई जाती है और इसके अलावा अफ्रीका में खूब पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका दोनों साउथ और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है और अलग-अलग जगह इनका नाम अलग-अलग होता है। जैसे कंपोज हो गया, पेम्पोज हो गया, पेरिरीज हो गया, लेनोज हो गया, अलग-अलग जगह पर इसके अलग-अलग नाम हैं। इन सबको हम स्टेपिक क्लाइमेट कहते हैं। स्टेपिक क्लाइमेट इज ए सेमी एरिड क्लाइमेट फाउंड बिटवीन डेजर्ट एंड ह्यूमिड जोन्स। स्टेपी जलवायु एक अर्ध शुष्क जलवायु है जो रेगिस्तान और आर्द्र क्षेत्रों के बीच की स्थिति है। अभी हमने कहा कि रेगिस्तान और एकदम वेट यानी आर्द्र इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन होती है या बीच की जो क्लाइमेट है उनको हम इसको हम स्टेपी क्लाइमेट कहते हैं। मेनली इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स यानी कि इट इज़ द ड्रायर देन ह्यूमिड क्लाइमेट्स बट वेटर देन डेजर्ट यानी ये इतनी सूखी भी नहीं होती कि इसको रेगिस्तान कहे और इतनी ज़्यादा आर्द्र भी नहीं होती कि यहाँ पर जंगल पनप सके। तो इन दोनों के बीच में होती है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं और घास बहुत ऊंची ऊंची यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लो रेनफॉल इनकी कुछ फीचर्स है उसको देख लेते हैं। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 250 से 500 mm यानी कि यहाँ पे बारिश कम होती है, तकरीबन 250 से 500 मिलीमीटर के बीच ही होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज अत्यधिक तापांतर होता है। वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड कोल्ड विंटर गर्मियाँ बहुत तेज होती है और सर्दियाँ कड़ाके की ठंड वाली होती है। क्लियर स्काई है नहीं आएगा, क्लियर स्काई एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी साफ आकाश होता है और हवाएं तेज चलती है। मोस्टली क्लियर स्काइज विद ड्राई स्ट्रॉन्ग विंड्स सामान्यतः आसमान साफ होगा और हवाएं तेज होगी। शॉर्ट ग्रासेज एंड शब्स यानी कि यहाँ पे घास छोटी होगी, मैंने अभी बड़ी बता दिया, बड़ी होती है सवाना वाले में, सॉरी। यहाँ पे घास छोटी होती है और झाड़ियाँ होती है। झाड़ियों की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। वेजिटेशन इंक्लूड्स ड्रोट रेजिस्टेंट ग्रासलैंड्स इस तरीके की घास होती है जो सूखे को बर्दाश्त कर पाती है। हाई इवेपोरेशन रेट यानी वाष्पीकरण की दर ऊंची होती है क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या होता है, ठीक ठाक होता है, तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। हायर देन प्रिसिपिटेशन यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बारिश नहीं होती है। लोकेशन फाउंड इन सेंट्रल एशिया, यूएसए, ग्रेट प्लेन्स, पैम्पस अर्जेंटीना एंड इनलैंड्स ऑस्ट्रेलिया यानी कि अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स मध्य एशिया में पाई जाती है, अर्जेंटीना में होती है, ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में भी इस तरीके की क्लाइमेट देखी जाती है। अब बात करते हैं ब्रिटिश क्लाइमेट। ब्रिटिश एरिया जो है ये इसका डोमिनेटेड एरिया है, इसलिए इस क्लाइमेट को हम ब्रिटिश क्लाइमेट कहते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे भी अमेरिकाज में भी देखने को मिलती है और इधर ऑस्ट्रेलिया के साइड भी देखने को मिलती है। दिस क्लाइमेट इज टिपिकल ऑफ वेस्टर्न यूरोप स्पेशली द ब्रिटिश एंड ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड, कनाडा एंड चिलीज यानी कि ब्रिटिश के साथ साथ यानी वेस्टर्न यूरोप के साथ साथ ये कनाडा में, न्यूजीलैंड में, चिलीज में देखने को मिलती है। क्या इसकी विशेषताएं हैं, माइल्ड ईयर राउंड टेम्परेचर्स यानी कि साल भर समान तापमान तापमान रहता है यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। नो एक्सट्रीम हीट और कोल्ड क्लाइमेट स्टे
मॉडरेट, यानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और यहाँ की जो जलवायु है वह एकदम बैलेंस में और संतुलित रहती है। इवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से यहाँ पे बारिश होती है, रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, और बारिश पूरे साल भर नियमित रूप से होती रहती है। हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडीनेस, यानी फ्रिक्वेंट क्लाउड्स, फॉग एंड ओवरकास्ट स्काई, यानी अधिक आर्द्रता, ह्यूमिड ज़्यादा होती है, बादल बनते रहते हैं, बार-बार बादल आते हैं, कोहरा और धुंध वाले आकाश यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी इस तरीके के बादल यहाँ पे देखे जाते हैं। फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, यानी लगातार चक्रवाती हलचल यहाँ पे होता रहता है। मिड लेटीट्यूड साइक्लोन्स कॉज चेंजिंग वेदर, मध्य अक्षांशीय चक्रवात मौसम में बदलाव लाते हैं, यानी कि इस तरीके के साइक्लोन यहाँ पे मौसम में चेंज लाते हैं। ग्रीन लैंडस्केप और डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे जमीन हरी भरी रहती है, और यहाँ के जो जंगल है, वो जो वन है, वो पर्णपाती यानी पतझड़ी होते हैं। लस वेजिटेशन सपोर्टेड बाय स्टडी रेन, अब नियमित बारिश होती है तो हरियाली भी अच्छी होती है, और यहाँ पे समशीतोष्ण वन पनप जाते हैं। अब बात करें चाइना क्लाइमेट की, यानी चीन की जलवायु, तो चाइना इसका डोमिनेटेड है, तो इस तरीके की जलवायु जहाँ जहाँ देखने को मिलेगी उसको हम चाइना क्लाइमेट कहते हैं। दिस क्लाइमेट इज फाउंड ईस्टर्न चाइना, साउदर्न एशिया, साउदर्न जापान, पार्ट्स ऑफ साउथ कोरिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। इस तरीके के हिस्सों में ये क्लाइमेट या जलवायु देखने को मिलती है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं। हॉट ह्यूमिड समर्स, यानी कि इन्फ्लुएंस बाई मानसून विंड्स ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल, गर्म और भीगी हुई ग्रीष्मकाल होती है, यानी कि ह्यूमिड वाली ग्रीष्मकाल होती है। मानसूनी हवाओं के प्रभाव से यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। माइल्ड ड्राई विंटर्स, यानी हल्की और सूखी सर्दियाँ यहाँ पे होती हैं। विंटर्स आर कूलर एंड ड्राई ड्यू टू कॉन्टिनेंटल वाइंड्स, यानी जो महाद्वीपीय हवाएं हैं उनके कारण यहाँ की सर्दियाँ ठंडी और शुष्क होती है। सीजनल रेनफॉल पैटर्न्स, यानी मौसमी वर्षा पैटर्न होते हैं। मोस्ट रेन अकर्स इन द समर मंथ्स ड्यू टू मानसून, और ज़्यादातर जो यहाँ पे बारिश होती है वो मानसून के कारण गर्मियों के महीनों में ही होती है। डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, पर्णपाती यानी पतझड़ी और मिश्रित वन पाए जाते हैं। सपोर्ट बोथ ब्रॉड लीफ एंड केनिफेरस ट्रीज, यानी पे चौड़ी पत्ती वाले और जो शंकुधारी जंगल है या वन है, दोनों तरीके की वनस्पति को ये आश्रय, या यहाँ पे दोनों तरीके की वनस्पति पनपती है। साइक्लोन्स एंड टाइफून्स, कोस्टल रीजन ऑफन फेसेस स्टॉर्म्स लाइक टाइफून्स ड्यूरिंग लेट समर, यानी कि जो यहाँ चक्रवात और तूफान आते रहते हैं, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर गर्मियों में ज़्यादातर तूफान जैसी स्थिति बन जाती है, और उस तरीके की प्रॉब्लम को वो लोग फेस भी करते हैं। अब बात करते हैं टेगा क्लाइमेट, क्योंकि हम जैसे जैसे पोलार की तरफ जा रहे हैं, हमने सबसे पहले किसको पढ़ा दोस्तों, हमने सबसे पहले इक्वेटोरियल की बातें करी, फिर हमने ट्रॉपिक्स के बीच की जो भी डेजर्ट है, जो सवाना है, उन सबको हमने डिस्कस किया, फिर हम आए टेम्परेट में। अब हम जा रहे हैं पोलर की तरफ, जिसमें हम टेगा और टुंड्रा दो देखेंगे। एक्सट्रीम जो लेवल पे है वो टुंड्रा पाई जाती है, जो एकदम पोलार की तरफ पाई जाती है। उससे पहले आती है टाइगा, और उसके बीच में ये ब्रिटिश चाइना ये सब है, और उसके बीच में ट्रॉपिक्स वगैरह है। तो आप इसको एक सिस्टम से देखोगे तो आपको बहुत ईजिली ये याद भी हो जाएगा। अब बात करते हैं टेगा या टाइगा, आप इसको टाइगा भी कह सकते हो और आप इसको टैगा भी कहते हो। तो ये ऊपर की तरफ है, यानी पोलर साइड में है। टाइगा क्लाइमेट इज फाउंड इन दी हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स जस्ट साउथ ऑफ आर्कटिक सर्किल, ये ऊपर की तरफ एकदम पाई जाती है आर्कटिक सर्कल के पास। इट इज टिपिकल ऑफ कनाडा, रशिया, साइबेरिया, स्कैंडिनिया एंड अलास्का, यानी इस तरीके की यहाँ पर ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ये टाइगा क्लाइमेट देखी जाती है। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी बात कर लेते हैं। लॉन्ग वेरी कोल्ड विंटर्स, लंबी सर्दियाँ होती है और बहुत ठंडी वाली सर्दियाँ होती है, यानी साल के 6 से 8 महीने यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री में रहता है। इसका मतलब यहाँ की जो सर्दियों की जो ड्यूरेशन है लंबी होती है। शॉर्ट मिल्ड माइल्ड समर्स, यानी कि जो गर्मियाँ हैं वह बहुत छोटी होती है। देखो साल के 6 से 8 महीने सर्दियाँ रहेगी, तो सीधी-सी बात है 2 से 4 महीने ही क्या रहेगा, 2 से 5 महीने ही गर्मियाँ रहेगी, और गर्मियों में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, 15 से 20 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर जा पाता है। यानी जो टेम्परेचर अपने यहाँ पे सर्दियों में होता है, उतना टेम्परेचर उनके यहाँ गर्मियों में होता है। लो प्रिसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पे बारिश कम होती है, लेस देन 500 मिलीमीटर एनुअली। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल ही होता है, बारिश कम होती है, बर्फ ज़्यादा गिरती है। स्नो कवर्ड ग्राउंडेड स्नो रिमेन्स फॉर सेवरल मंथ्स, यानी यहाँ की ज़मीन बर्फ से ढकी रहती है और बर्फ कई महीनों तक पड़ी रहती है, यानी कि यहाँ पे बारिश
कम होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, सर्दियाँ लंबी होती है, तो बारिश जो बर्फ़ है वो कई दिनों तक या कई महीनों तक जमी रहती है। कैनिफेरस फॉरेस्ट यानी जो टाइगा है, यानी कि जो इस तरीके के शंकुधारी पौधे हैं, उस तरीके की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन्स ट्री लाइक पाइन एंड स्प्रूस, यानी कि जो चीड़ और जो स्प्रूस जैसे पेड़ है, सदाबहार वन है, वो यहाँ पे पनप आते हैं। लो ह्यूमिडिटी एंड इवेपोरेशन, कोल्ड एयर होल्ड्स लिटिल मॉइस्चर, आर्द्रता कम होती है, वाष्पीकरण भी क्या होता है, कम होता है, हवा ठंडी होती है, नमी होती है, क्योंकि सर्दियाँ लंबी होती है तो वाष्पीकरण यहाँ पे कम होता है। परमाफ्रोस्ट इन सम एरियाज, परमाफ्रोस्ट का क्या मतलब होता है कि जब बर्फ कई लंबे टाइम तक ऐसी जमीन जो जमी हुई है मतलब बर्फ से ही जमी हुई है, उस एरिया को हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ग्राउंड स्टेज फ्रोजन मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो साल भर में कई लंबे समय तक जमीन बर्फ में जमीन जमी ही रहती है, उस एरिया को परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ये ऐसा इस यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिलता है। अब बात करें टुंड्रा की, अब देखो टाइगा था वो यहाँ पे था, टाइगा क्लाइमेट, और एकदम उससे भी एक्सट्रीम लेवल पे आप चले जाओगे तो हमें कौन सी क्लाइमेट मिलेगी, टुंड्रा क्लाइमेट मिलेगी, जो कि पोलर के साइड में मिलती है, यानी ध्रुवों पे हमें जो क्लाइमेट देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है, टुंड्रा मिलती है। और पूरे अर्थ की जो सबसे चैलेंजिंग क्लाइमेट है वो कौन सी है, टुंड्रा ही है। टुंड्रा क्लाइमेट इज फाउंड इन द एक्सट्रीम पोलर रीजन, क्योंकि ध्रुवों के एकदम नजदीक पाई जाती है, मोस्टली इन द आर्कटिक सर्किल एंड द पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका। आर्कटिक सर्किल में यानी ऊपर की तरफ, और अंटार्कटिका यानी कि यहाँ की जो कोस्टल एरियाज है वहां पर इस तरीके की जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है। इट इज द कोल्डेस्ट क्लाइमेट ऑन दी अर्थ, ये पूरे धरती की सबसे कूल यानी सबसे ठंडी जलवायु कही जाती है, विद हार्श कंडीशंस एंड मिनिमल वेजिटेशन, बहुत यहाँ पे विषम परिस्थितियां है और वेजिटेशन यहाँ पर नाम मात्र की पनपती है। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है देख लेते हैं। लॉन्ग बिटरली कोल्ड विंटर्स, यानी कि यहाँ की जो सर्दियाँ है 8 से 10 महीने रहती है और टेम्परेचर भी -40 डिग्री तक यहाँ पे चला जाता है, बहुत लंबी सर्दियाँ है। वेरी शॉर्ट कूल समर्स, यानी समर यहाँ पे बहुत कम होती है, यानी 1 से 2 महीने की गर्मी होती है, जिनमें भी जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा पाता, 10 डिग्री भी बहुत मुश्किल से रहता है, यानी कि यहाँ की जो गर्मियाँ हैं वह भी बहुत ठंडी होती है। लो प्रिसिपिटेशन, बारिश बहुत कम होती है, 250 mm से भी कम होती है, ज़्यादातर यहाँ भी क्या होती है, बर्फ़ ही गिरती है। परमाफ्रॉस्ट यानी कि यहाँ पर तो स्थायी रूप से ज़मीन जमी होती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक बर्फ़ उस ज़मीन की जो ऊपर वाली सरफेस है, उस पर काफ़ी दिनों तक जमी रहती है और पिघलती नहीं है। गर्मियों में जब यहाँ पे 10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तब थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी पिघल पाता है। मिनिमल वेजिटेशन, यानी वनस्पति बहुत कम है। ओनली मॉसेस, लाइकेन्स, ग्रासेस एंड ड्वार्फ सर्ब्स सर्वाइव, यानी कि यहाँ पर लाइकेन, काई काई मिलती है, यानी पेड़ पौधे मिलते ही नहीं, काई यानी शैवाल जैसा यहाँ पे वनस्पति पनप पाती है, घास पनप पाता है, और ऐसी झाड़ियाँ जिनमें तना नहीं होता, यानी कि इस तरीके से जमीन पर ही फैली हुई जो वनस्पति होती है जिनमें तना नहीं होता, वो वनस्पति यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड्स, यानी ड्राई आइसी विंड्स इंटेंसिफाई द कोल्ड, यहाँ पे जो हवा चलती है बड़ी तेज होती है और ठंडी होती है, और वो ठंडी हवा सर्दी को और भी ज़्यादा क्या करती है, बढ़ा देती है। ये टुंड्रा जो क्लाइमेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की, और यूनिट 4 में जो आपका सिलेबस है उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट हैज़र्ड्स की बात करेंगे, और साइक्लोन्स की इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना कि यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का वेट कर रहे हो, तो हमने ऑलमोस्ट सारे ही पेपर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो अपलोड कर दिए हैं। और यदि आप कोई रह गया है जो आपका पेपर है, तो आप टाइम पे हमें कमेंट कीजिए, कोशिश रहेगी एग्ज़ाम से पहले आपको वो भी उपलब्ध करवा दें। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी दुनिया का या पूरी अर्थ का तापमान में बढ़ोतरी होना। तापमान में क्या होना? बढ़ोतरी होना, और हर साल इसका थोड़ा-सा और ज़्यादा बढ़ जाना, क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। Global warming refers to the long-term increase in Earth's average surface temperature due to excessive emission of greenhouse gases into the atmosphere, यानी कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है, जो दीर्घकालिक तापमान है, उसमें मुख्यतः वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित होने के कारण जो तापमान में वृद्धि होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं?
ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा हो गई, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ज़्यादा उत्सर्जित होने की वजह से अर्थ का जो एवरेज एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है, जो सरफेस टेम्परेचर है, उसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा और काजेज़ क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो जीवाश्म है उसके जलने से जो अपना पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द एटमॉस्फेयर्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब CO2, और हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, और जो जंगलों की कटाई होने से जो वायुमंडल की CO2 को अवशोषित करने की क्षमता है वह क्या हो रही है? कम हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंक्रीज एनर्जी यूज टू पोल्यूशन यूज एंड पोल्यूशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण के बढ़ने से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, और जिससे क्या बढ़ रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एमिट गैसेज लाइक मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आजकल क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर है इसमें बहुत सारे कीटनाशक, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, जिस वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस बहुत ज़्यादा क्या हो गई है? उत्सर्जित हो गई है, जो कि वातावरण को या पर्यावरण को और भी ज़्यादा प्रदूषित करके उसकी क्षमता में कम करती है। फिर है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओपन बर्निंग रिलीज हार्मफुल गैस। अब हमारा जो कचरा प्रबंधन है वह बहुत ही पुअर है। बहुत पुअर होने के चक्कर में हम कचरे को एवं ही खुले आसमान में ही जला रहे हैं, जिससे बहुत सारी हानिकारक गैसेस क्या होती है? रिलीज होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस लाती है और एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या-क्या है? पहली बात तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज़ राइजिंग, जो औसत वैश्विक तापमान है वह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सेकंड, अब जब तापमान बढ़ेगा तो जो हमारे ग्लेशियर है, जो पोलर पे जो हमारे ग्लेशियर बने हुए हैं, वो ग्लेशियर क्या होने स्टार्ट हो जाएँगे? पिघलने स्टार्ट हो जाएँगे। तो मेल्टिंग ग्लेशियर, जो हमारे ग्लेशियर है वह क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। पिघलने से जो हमारा सी लेवल है वह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब सी का जो वाटर लेवल है वह बढ़ेगा, तो वहाँ पे रहने वाली जो हैबिटेट है, यानी वहाँ की जो आवास है, उसके आसपास जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ भी क्या होंगे? नुकसान को उठाना पड़ेगा, या वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि डूबेगा कोस्टल एरिया। फिर है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट। और जो अ, घटनाएँ हैं, मौसमी घटनाएँ हैं, जिसमें हीट वेव होना, सूखा पड़ना, बाढ़ का आना, तूफान आना, इस तरीके की घटनाएँ जल्दी-जल्दी होने लगी है। बायोडायवर्सिटी इज़ डिक्लाइनिंग ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन। हमारी जो जैव विविधता है, वह क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि वह विलुप्त हो रही है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सारा का सारा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। उससे उनकी जो फर्टिलिटी है, उनके जो नेचुरल हैबिटेट जगह थी, जो प्राकृतिक आवास थी, वह ख़त्म हो रहे हैं, वह ख़त्म हो रहे हैं, तो उनकी संख्या भी क्या हो रही है? कम हो रही है। एग्रीकल्चर इज़ थ्रेटन्ड बाय क्रॉप फेलियर्स कॉज्ड बाय चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो फसलें उस अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पा रही है, और हमारी फसलें खराब हो रही है। डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड हीट रिलेटेड इलनेस आर स्प्रेडिंग, और मलेरिया और गर्मी से जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्याएँ क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये सारे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट है। अब बात करते हैं ओज़ोन लेयर। ओज़ोन लेयर क्या है दोस्तों? देखो, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जो हमारा वायुमंडल है, वो कई सारे भागों में डिवाइडेड है। सबसे नीचे-नीचे ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है। स्ट्रेटोस्फियर में ही हमारी कौन-सी लेयर पाई जाती है? ओज़ोन लेयर पाई जाती है। ओज़ोन लेयर क्या करती है? जो सूरज है, इस सूरज से जो यूवी रेज़ आती है, यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज़ आती है, उनको क्या करती है? अब्ज़ॉर्ब करती है, उनको अवशोषित करती है, और हमारी पृथ्वी की, हमारी जो बायोडायवर्सिटीज़ है, उनकी कई तरीके से सेफ्टी उनको देती है। कौन? ओज़ोन लेयर। अब ओज़ोन लेयर के पढ़ लेते हैं। ओज़ोन इज़ ए ब्लू कलर्ड गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ओज़ोन बनाते हैं। इट इज़ फाउंड नेचुरली इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मेनली इन द स्ट्रेटोस्फेयर, वेयर इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव ओज़ोन लेयर। ओज़ोन एक नीले रंग की गैस है, जो कि 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनी होती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक तौर पे पाई जाती है, यानी कि नेचर ने ही हमें इसको दिया है। खासकर ये समताप मंडल में पाई जाती है, जहाँ ओज़ोन की परत बनती है, यानी कि समताप मंडल में ओज़ोन की परत ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या करती है? बनती है, नेचुरली यह बनती है।
अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी आपकी एग्जाम में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो ओजोन वाला क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है? इट अब्जॉर्ब्स 95 टू 99% ऑफ हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, यानी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उनको ये ऑलमोस्ट सारी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। उन अल्ट्रावायलेट किरणों को ये अगर अवशोषित करती है तो हमारी स्किन को ये प्रिवेंट करती है स्किन कैंसर से, हमारी आंखों को डैमेज होने से बचाती है और हमारे इम्यून सिस्टम का ये बचाव करती है, यानी त्वचा कैंसर से, आंखों की समस्याओं से और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में होने वाली कमी से हमारी को क्या करती है, ये बचाती है। इट मेंटेन्स टेम्परेचर बैलेंसेज इन दी स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में तापमान का संतुलन भी बनाए रखती है। इन सारे कारणों में ओजोन हमारी इम्पोर्टेंट रखती है या इनका इसका महत्व है। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन का क्षरण, ओजोन का घटना, यानी ओजोन अब डिप्लेशन हो रही तो कैसे हो रही है, हम देखो CFC, SCFC, VOC, हम कई तरीके की चीज़ें यहाँ पे बर्न करते हैं, इससे हानिकारक गैसेज निकलती है और ये हमारी ओजोन लेयर को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। ओजोन लेयर को ये पतला करती है, इसकी मोटाई को ये कम करती है, कम करेगी तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो हमें बहुत सारे तरीके से नुकसान पहुँचाएगी। तो इस ओजोन लेयर का पतला होना क्या कहा जाता है, ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है। ओजोन डिप्लेशन रेफर्स टू द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स स्ट्रेटोस्फियर ड्यू टू हार्मफुल केमिकल्स। ओजोन क्षरण का अर्थ है कि पृथ्वी के समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसका पतला होना, जो कि हानिकारक रसायनों के कारण ऐसा होता है। अब क्यों ये पतला हो रहा है, यानी ओजोन क्षरण के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। CFC are used in refrigerators, air conditioners and spray cans। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका हम रेफ्रिजरेटर में, AC में और स्प्रे कैन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और हमारी ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा कार्बन है, CFC है। जो AC है और जो रेफ्रिजरेटर है इन सब की तादाद बढ़ने से CFC बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है और हमारी ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से ही होता है। इसके अलावा हेलोन्स आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि जो अग्निशमक यंत्र होते हैं उनमें कौन सी गैस यूज में ली जाती है, हेलोन यूज में लिया जाता है, वह भी ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो कृषि है और जो औद्योगिक गतिविधियां है उनसे नाइट्रस ऑक्साइड बहुत रिलीज होती है, उससे भी ओजोन डिप्लेट होती है। मिथेल ब्रोमाइड इज ए पेस्टिसाइड दैट कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन डिप्लेशन। एक मिथाइल ब्रोमाइड करके कीटनाशक यूज होता है कृषि में, जो भी ओजोन को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने के ये कुछ कारण हैं। अब बात करते हैं यदि ओजोन को नुकसान होगा तो इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, इसका प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले राइजिंग यूवी रेज हार्म स्किन्स, आईज एंड इम्यूनिटी। बढ़ती यूवी किरणों से त्वचा, आंखों और प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या होगा, नुकसान होगा। डैमेज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स अफेक्ट्स क्रॉप एंड मरीन लाइफ। हमारे पौधों पे, हमारे जानवरों पे, हमारी फसल पे और हमारे समुद्री जीवन पर भी इसका नुकसान होगा। इम्बैलेंसेज इन नेचर डिस्टर्ब्स फ्लड फूड चेन और क्लाइमेट, यानी पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होने से हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, हमारी जो फूड चेन है वह बाधित होगी और हमारे मौसम चक्र भी क्या होंगे, बाधित होंगे। सम गैसेज वर्जन बोथ ओजोन डिप्लेशन एंड क्लाइमेट चेंज। कुछ गैसेज ऐसी होती है जो ओजोन परत के साथ साथ जलवायु परिवर्तन में भी क्या देती है, योगदान देती है, यानी कि जलवायु को भी वह परिवर्तित करती है और ओजोन गैस को भी नुकसान पहुंचाती है। तो कुछ बहुत ही हानिकारक गैस इससे रिलीज, यानी कि इस तरीके की रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करें हम इसको रोके कैसे, प्रिवेंट कैसे करें। तो सबसे पहले बैन और रिड्यूस CFC, हमें CFC को कम करना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था, उस तरीके उसने क्या किया था, उसमें ओजोन को बचाने के लिए स्टेप बाई स्टेप, चरणबद्ध ढंग से इन चीज़ों को क्या करना था, कम करने के लिए प्लान बनाया था। तो उस तरीके के एग्रीमेंट को फॉलो किया जाना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों में जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि लोगों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने के लिए वह जागरूक भी करे और साथ में उनको अपनाने के लिए भी मोटिवेट करे। साथ में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, जैसे हम ग्रीन एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दें।
हरित तकनीक का विकास यूज करें, और जो कि आजकल हम कर भी रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज होता है कि क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है, जो हमारे मौसम है, उसका जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है, लॉन्ग टर्म पैटर्न में होने वाले चेंज को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो, तो हम इसको डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज कहते हैं। Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns mainly caused by human activities such as burning fossil fuels। यानी जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि तापमान और मौसम के स्वरूपों में दीर्घकालीन परिवर्तन होना, जो कि मेनली मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से होता हो, जिसमें हम जो फॉसिल्स है उनको जलाते हैं, जलाने से जो हानिकारक गैसेज निकलती है, उनकी वजह से जो तापमान है, जो हमारा मौसम के पैटर्न है, उनमें जो लॉन्ग टर्म के चेंजमेंट होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के नाम से। कुछ मेन कारण क्या है? एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि को जलाना, डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन यानी औद्योगिकरण और शहरीकरण का होना, और एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाहनों और बिजली का ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा यूज होना। इन सब से क्या होता है? कई तरीके की गैस, कई तरीके के हार्मफुल केमिकल्स रिलीक होते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज को मोटिवेट करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए कारण बनते हैं। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? पहली बात, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि होगी। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड राइज सी लेवल्स, ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्रों का स्तर, पानी का स्तर बढ़ेगा। फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड, ड्रोट, साइक्लोन्स, अत्यधिक मौसमी घटनाएं होगी, या जो आपदाएं हैं वो आएगी, जैसे बाढ़ का आना, सूखा आना, तूफान आना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी जैव विविधता का नुकसान होगा। थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई, कृषि और जल आपूर्ति पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। ये कुछ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इम्पैक्ट आएगा। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, यानी कि सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए, जिससे क्या है कि केमिकल और गैसेज कम लीक हो या लीक ना हो। फिर है प्रमोट एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, यानी वृक्षारोपण और वन संरक्षण को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि जंगल यानी कि जो वृक्ष है वो हमारी बहुत ज़्यादा अपने वातावरण की हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट मीन्स हमारी जो ओजोन है उसको भी ये सुरक्षित रखते हैं, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम करते हैं। यूज एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेज, यानी कि ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, हमें कार्बन को कम से कम यूज करना चाहिए, कार्बन के उत्सर्जन में हमें कमी लानी है। सपोर्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए, जैसे पेरिस समझौता हुआ है, इस तरीके के समझौतों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं क्लाइमेट हैजर्ड्स, यानी कि जलवायुवीय खतरे। जलवायुवीय खतरे क्या होता है? क्लाइमेट हैजर्ड्स आर एक्सट्रीम एंड डेंजरस वेदर events caused or intensified by climate change affecting human life, environment and infrastructure। जलवायु आपदाएं वो चरम और खतरनाक मौसमी घटनाएं हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है और बहुत अधिक गंभीर होती है। ये मानव जीवन को, पर्यावरण को और हमारी अवसंरचना को सबको क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये हमारे मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचाएगी, पर्यावरण को भी पहुंचाएगी, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हमारे रोड, पुल वगैरह ये जो भी है सब इसके सामने बह जाएंगे। उसी हिसाब से कुछ और होना, जैसे बादल का फट जाना, जैसे ड्रोट आना, सूखा पड़ना, जैसे तूफान आना, चक्रवात आना, ये सारी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे हमें नुकसान होता है, इसलिए हम इनको खतरा कहते हैं या जलवायु आपदा कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हैजर्ड्स यानी जलवायु आपदाओं के प्रकार, जैसे फ्लड्स यानी बाढ़ का आना, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना, ड्रोट्स यानी सूखे का आना, साइक्लोन्स यानी चक्रवात का होना, हीट वेव्स यानी गर्मी का कहर बढ़ना, वाइल्ड फायर्स यानी जंगल की आग होना, ब्लिजार्ड्स और स्नो स्ट्रॉम्स यानी हिम आंधी और बर्फबारी होना, और वाटर लेवल यानी सी लेवल का बढ़ जाना है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेंगे। तो ये कुछ क्लाइमेट हैजर्ड्स है। आपके सिलेबस में क्लाउड बर्स्ट है, ड्रॉट है, साइक्लोन और हीट वेव है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉट की। ड्रॉट क्या होता है भाई? अकाल को हम क्या कहते हैं? ड्रॉट।
जिसमें क्या होती है, बरसात का नहीं होना, बरसात का नहीं होना। बरसात नहीं होगी तो सीधी सी बात है किसकी कमी आएगी, पानी की कमी आएगी और ज़मीन फसल के बिना रह जाएगी। और हम कहते हैं जल ही क्या है, जीवन, जल है तो कल है। तो पानी की कमी का आना क्या होता है, ड्रोट कहा जाता है। ए ड्रोट इज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज, ड्राई सोइल, क्रॉप फेलियर एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। सूखा, कम या बिना वर्षा की एक लंबी अवधि है जिसके परिणाम स्वरूप जल की कमी आती है, मिट्टी सूख जाती है, फसल खराब हो जाती है और पर्यावरणीय एक तनाव पैदा हो जाता है। यानी क्योंकि बिना पानी के आसपास की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है सब खत्म हो जाती है। उस सिचुएशन को हम सूखा कहते हैं। कारण क्या है, क्लाइमेट का चेंज होना, इसकी वजह से भी सूखा आता है। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को साफ कर दिया हमने, इसकी वजह से भी सूखा आता है। नेचुरल इफेक्ट, कई तरीके के प्राकृतिक कारण बनते हैं जैसे अल नीनो इफेक्ट का होना, ये सब भी सूखे का कारण बनता है। और पुअर वाटर मैनेजमेंट, हम जल का प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, हमने जल को सही ढंग से बरता नहीं है, सही ढंग से यूज नहीं किया है, उससे भी क्योंकि जल की कमी होगी तो हम कहीं ना कहीं ड्रोट की जो साइड इफेक्ट है उनको भी क्या करेंगे, फेस करेंगे। इम्पैक्ट क्या होंगे, हमारी जो फसलें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, यानी क्रॉप लॉस एंड फेमिन, और हमें अकाल का सामना करना पड़ेगा। लाइव स्टॉक डेथ यानी जो हमारा पशुधन है वह ख़त्म हो जाएगा। माइग्रेशन ऑफ पीपल यानी लोगों का पलायन हो जाएगा। और सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि जब बरसात नहीं होगी तो जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी मृदा है, उसकी उर्वरकता या उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं हीट वेव की। हीट वेव को हम, सीधी सी बात है, राजस्थान में अपन किस नाम से भी जान जाते हैं, लू के नाम से भी जान लेते हैं। हीट वेव क्या होती है, इट इज ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर यूजुअली अकरिंग इन समर विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए रीजन। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी क्षेत्र में लगातार कई दिनों तक सामान्य से कई अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, विशेषकर गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। इट मे और मे नॉट बी accompanied बाई हाई ह्यूमिडिटी। ये स्थिति नमी के साथ भी हो सकती है और बिना नमी के साथ भी हो सकती है। यानी कि लगातार किसी एक एरिया में यदि औसत से ज़्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है, जितना वहाँ होता है उससे भी ज़्यादा, यानी सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है, तो वहाँ पर किसकी स्थिति बन जाती है, हीट वेव की स्थिति बन जाती है। इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है और डिहाइड्रेट होने लगती है बार बार। इससे इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है वह बढ़ती है। क्रॉप एंड लाइव स्टॉक लॉस होता है, यानी हमारी फसल खराब होती है, पशुधन की हानि होती है और पावर शॉर्टेज यानी बिजली संकट पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं क्लाउड ब्रस्ट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, बादल फटना। यानी कई बार क्या होता है, बादलों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, यूँ कहीं नमी हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है और एक साथ बादल किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे ही फट जाता है, यानी बहुत हेवी रेन हो जाती है, हेवी रेन हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, बादल का फटना कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट इज ए सडन एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, ऑफन विद इन ए फ्यू किलोमीटर्स एरिया लीडिंग टू फ्लैश फ्लड्स। बादल फटना एक ऐसी स्थिति है जब बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होती है, जो कि आमतौर पर बहुत छोटे एरिया में ही होती है। इससे अचानक क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। यानी जैसे अपने हिमालय में ऐसा कई बार होता है, हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ऐसा बहुत सी बार होता है कि थोड़े से एरिया में बहुत ज़ोरदार बरसात होती है थोड़े से ही टाइम में, जो कि बाढ़ का कारण बनती है। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, सडन फ्लैश फ्लड्स, अचानक बाढ़ आ जाती है। लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भूस्खलन की संभावना होती है। डैमेज टू लाइफ, होम एंड रोड्स, हमारा जीवन, हमारे घर, सड़कें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान होता है। डिफिकल्टी इन रेस्क्यू ऑपरेशंस, और राहत कार्यों में क्या होती है, बाधा आती है। बढ़ते हैं आगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब बात करते हैं साइक्लोन्स की। देखो, हमने कहा कि जो हमारी अर्थ है, ये रही हमारी अर्थ और ये रहा हमारा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री। ट्रॉपिकल्स हमने कहा कि ये ट्रॉपिकल है हमारे, ये हमारे तीनों लाइन है, ठीक है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर से तकरीबन 5 डिग्री को छोड़कर, यानी कि इक्वेटर पे तो क्या है कि हवाएं वर्टिकल चलती है और जो साइक्लोन होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल हवाओं की नीड होती है, यानी हॉरिजॉन्टल हवाओं की वजह से आते हैं। तो इक्वेटर पे कभी साइक्लोन
नहीं आता है, क्योंकि इक्वेटर पे जो हमारी हवाएं हैं वो कैसी चलती है, वर्टिकल चलती है। तो 5 डिग्री से तकरीबन 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में तकरीबन इस ट्रॉपिक्स में जो साइक्लोन पैदा होते हैं उनको कौन से साइक्लोन कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और इसके बाद जो 30 से 60 डिग्री के बीच में पैदा होते हैं उसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, उनको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं ट्रॉपिकल की। क्या होता है कई बार, ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम दैट फ्रॉम ओवरवॉर्म्स ओशियन वाटर्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेवी रेनफॉल एंड सर्कुलर मोशन। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे तीव्र निम्न दाब प्रणाली होते हैं जो गर्म समुद्रों पे बनते हैं और जिनमें तेज हवाएं, भारी बारिश और गोलाकार गति होती है। देखो क्या होता है कई बार कि जो समुद्र है उसका बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवा इसी की ओर बहेगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हवा बहेगी और हवाओं की गति बढ़ने से यहाँ पे हवा गोल गोल घूमने लगेगी और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा, चक्रवात यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और ये ऊपर उठेगा और ये बादलों का इस तरीके का एक भंवर बन जाएगा। और ये भंवर इसी मौसम के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसमें बहुत ही भारी बारिश होती है। ये अपने इसी मौसम के साथ आगे घूमता हुआ बढ़ता है, ठीक है। और इसमें साथ ही में ये क्या करता है, बारिश करता हुआ जाता है, एक तूफान का रूप ये लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसको हम कहते हैं। इसकी फीचर्स क्या होती है, पहली बात, ओरिजिन ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस, यानी कि ये जो मैंने कहा ना 5 डिग्री से 30 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में ये क्या होता है, ट्रॉपिक्स में ये ओरिजिनेट होता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, तब ऐसा होता है। सेंट्रल लो प्रेशर विद स्पाइरल बैंड्स, यानी केंद्र में निम्न दाब होता है और घूमती हुई सर्पिल वर्षाकार पट्टियाँ होती है। इस तरीके से इसकी जो हवाएँ हैं वो घूमती हुई ऊपर उठती है और इसके जो केंद्र है, इस केंद्र में कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एकदम सूखा रहता है, शांत रहता है। इसके चारों तरफ ये हवाएँ घूमती रहती है और एक हेवी रेनफॉल का ये रूप लेती है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, यानी इसमें जो हवाएँ हैं 119 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलती हैं और हेवी रेनफॉल करती है, भारी बारिश करती है। आई इन द सेंटर काम एंड क्लियर, जो चक्रवात है उसकी आँख कहाँ होती है, इसके एकदम सेंटर में होती है, ये रही इसकी आँख, ठीक है। और ये आई है और ये आई एकदम शांत होती है, ना तो इसमें कोई बारिश होती है ना कुछ और होता है। बारिश होती है इसके साइड में होती है। और इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या करता है, मूव करता है। अब ये ईस्ट से वेस्ट की ओर क्यों मूव करता है, इसका रीजन हम समझ लेते हैं। देखो ट्रेड विंड्स होती है वो ब्लो करती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, यानी कि इधर से इधर की तरफ कौन सी हवाएं चलती है, ट्रेड विंड्स चलती है। कैसे, देखो हमारी अर्थ इस तरीके से राउंड करती है, ठीक है, इस तरीके से राउंड करती है। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है अर्थ की, इक्वेटर पे होती है, ठीक है। और टेम्परेचर भी इधर होता है, तो ट्रेड विंड्स का जो होता है वो इस तरफ आती है, ट्रेड विंड्स इस तरफ आती है और हमारी अर्थ इस तरफ मूव करती है। तो ट्रेड विंड्स इस तरफ आएगी तो ट्रॉपिकल जो अपना चक्रवात होगा, वो साइक्लोन होगा, वो यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है। तो जब हवा इस तरफ जा रही है तो ये इस हवा को ही फॉलो करेगा और ये इस तरफ ही बढ़ेगा, ये इस तरफ ही बढ़ेगा। तो इसका मूविंग एरिया हुआ या मूव की जो डायरेक्शन हुई, वे ईस्ट से क्या हुई, वेस्ट की तरफ ये मूव करता है। इधर भी होगा वो भी इस तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये किसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉलो दीज विंड्स, यानी दीज ट्रेड विंड्स, सो इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्योंकि ये ट्रेड विंड को फॉलो करता हुआ रहता है या फॉलो करता है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करेगा। अब बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स की। Temperate cyclones, also known as extratropical or mid-latitude cyclones, are large, low-pressure systems that form in the temperate zones due to the meeting of the warm and cold air masses. शीतोष्ण चक्रवात निम्न दाब प्रणाली है जो कि गर्म और ठंडी हवाओं के मिलन से शीतोष्ण क्षेत्रों में बनते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहते हैं। यानी इनमें क्या होता है, एक ठंडी हवा और एक वार्म यानी गर्म हवा, इन दोनों के मिलन से
यह चक्रवात बनता है और ये दोनों एक दूसरे को मैच करती हुई एकदम गोल गोल घूमती हुई स्पीड से, और ये क्या बन जाती है, एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। ये साइक्लोन का रूप लेती है। क्या फीचर है, ओरिजिनेट इन टेम्परेट रीजन्स 30 डिग्री टू 60 डिग्री लेटीट्यूड, यानी कि 30 से 60 डिग्री जो अक्षांश है उन पर इनकी उत्पत्ति होती है। फॉर्म लॉन्ग फ्रंट्स कोल्ड एंड वार्म एयर मैसेज, यानी कि गर्म और ठंडी जो फ्रंट है उनके मिलन से इसका निर्माण होता है। लार्जर इन साइज बट लेस इंटेंस देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, आकार में तो ये बहुत बड़े होते हैं लेकिन इनकी स्पीड और इनमें जो बर्फ बारिश है वो ट्रॉपिकल जो चक्रवात थे, साइक्लोन थे, उनसे क्या होती है, कम होती है। कॉजेज वाइड स्प्रेड रेन एंड स्नोफॉल, व्यापक वर्षा करते हैं और ये हिमपात का कारण बनते हैं, क्योंकि ये पैदा कहाँ होते हैं, ये टेम्परेट में पैदा होते हैं और टेम्परेट का ऑलरेडी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। कम होता है तो वहाँ पे बारिश तो होती है लेकिन वहाँ ज़्यादातर क्या होता है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, यानी कि ये इस तरफ से वेस्ट की ओर जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होना अफेक्टिंग नॉर्थ इंडिया, यानी कि पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ का आना, ये उत्तर भारत में ये प्रभाव डालता है, यानी सर्दियों के टाइम पे हमारे उत्तर भारत में जो हिमपात होता है वो एक टेम्परेट साइक्लोन का ही एग्जाम्पल बन जाता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है। कैसे? क्योंकि ये वेस्टर्लाइज को फॉलो करता है। वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो टेम्परेट में जो हवाएं हैं वेस्टर्लीज है वो साउथ ईस्ट से किधर किस तरफ चलती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है, इस तरफ। और ये अराइज कहाँ होता है, इसका ओरिजिनेट यहीं होता है। तो ये इस हवा को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी इस हवा के साथ ही सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। सो टेम्परेट साइक्लोन्स फ्लो दीज विंड्स, सो इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है क्योंकि ये वेस्ट लीज को ही क्या करता है, फॉलो करता है। जबकि जो हमारा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो यहाँ अराइज होता है, यहाँ ओरिजिनेट होता है, तो ये ट्रेड जो लाइन है उसको क्या करता है, फॉलो करता है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, अब जब ये होता अपने आप ही है तो ये हैजर्ड क्यों है, यानी ये खतरा क्यों है, ये साइक्लोन खतरा क्यों है, क्योंकि ये अपने आप नेचुरल है इसका ओरिजिन होना, तो ये हमारे लिए खतरा क्यों है। अब देखो कोई तूफान आएगा तो तूफान तो खतरा ही होगा क्योंकि उससे बहुत सारा हमें जान माल की नुकसान होता है, तो ये बहुत विनाशकारी होता है। कौन सा, ट्रॉपिकल क्लोन साइक्लोन्स। स्ट्रॉम सर्जेस दैट फ्लड कोस्टल एरियाज, यानी तटीय क्षेत्रों में ये बाढ़ लाती है, तूफानी लहरें लाता है। वेरी हाई स्पीड विंड्स डैमेजिंग होम्स ट्रीज एंड पावर लाइन्स, बहुत तेज हवाएं घरों को, पेड़ों को और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचाती है। हैवी रेनफॉल कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, भारी बरसात के कारण अचानक बाढ़ आती है और भूस्खलन हो जाता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल का नुकसान होता है। अफेक्ट्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवहुड्स, ये हमारी कृषि, हमारी बुनियादी ढांचा और हमारे आजीविकाओं पे क्या करती है, असर डालती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसी हिसाब से टेम्परेट साइक्लोन्स क्या है, वह भी खतरा है। कैसे? प्रोलॉन्ग्ड रेन एंड स्नो डिसरप्टिंग लाइफ, यानी कि लंबे समय तक बारिश होना, बर्फबारी होना हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त करता है। स्नो स्ट्रम्स इन हायर लैटिट्यूड्स, उच्च अक्षांशों पर बर्फीले तूफान लाता है। मे कॉजेज फ्लडिंग, कोल्ड वेव्स एंड ट्रैफिक डिसरप्शन, बाढ़, शीतलहरें और यातायात व्यवधान पैदा करता है, क्योंकि शीतलहर यानी कोल्ड वेव चालू हो जाती है तो जनजीवन इससे परेशान होता है। इम्पैक्ट्स फेमिंग फार्मिंग ट्रेवल एंड पावर सप्लाई, खेती को, यात्रा करने को और बिजली आपूर्ति पे इसका विपरीत असर पड़ता है, इसलिए ये क्या है, खतरा है। अब यहाँ पे बात करें तो हमने ऑलमोस्ट जो आपकी वैल्यू एडेड माइनर पेपर, मेजर पेपर, एईसी, वीएससी सारे पेपरों की क्लासेस हमने ऑलमोस्ट अपलोड कर दी हैं, तो आप जाकर वहाँ पे इसको ज़रूर देखिए। और इसी क्लास की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वह जल्द ही अपलोड हो जाएगी। सो कीप इन टच, बने रहिए अपने करियर एजुनिस्ट के साथ। हाँ, पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट के लिंक पर जाना पड़ेगा जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हो। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हमने कोशिश करी है कि हम आपको बहुत ही आसानी से ज्योग्राफी की पूरी क्लासेस समझा पाए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई और क्लास या कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द ही वो क्लास भी आपकी लेकर आएँगे। तो हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। यहाँ तक आपने साथ दिया
उसके लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।